अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि प्रा क्या चीज़ है और प्रा में होता क्या है। आज की वीडियो में इस चीज़ को ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का मकसद लीगल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो आपको पता है कि बिल C-12 के आने के बाद CBC की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30,000 लोग इनएलिजिबल हो चुके हैं और इन लोगों का केस, इन लोगों के एलिजिबिलिटी लेटर्स आ चुके हैं या आ रहे हैं और इनको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी डेट्स कंफर्म करें या जो भी उसमें गाइडलाइंस दी जा रही हैं, अमूमन वो 3 हफ्ते की दी जा रही हैं। और उसमें एक ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप प्रा में अप्लाई कर सकते हैं। यू मे बी एलिजिबल फॉर प्रा। अब प्रा का मतलब क्या है? PRRA, प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट। जैसा कि अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है कि प्री रिमूव करने से पहले रिस्क असेसमेंट की जाती है और ये आरपीडी की निस्बत, जो दूसरा आरपीडी होता है उसकी निस्बत ये चैलेंजिंग होता है। इसमें चैलेंजेस क्या इन्वॉल्व होते हैं? सबसे मेन चीज़ होती है कि इसमें आपके पास टाइम लाइन्स बहुत शॉर्ट होती हैं। आपने 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपना नैरेटिव जमा करवाना होता है और अगले 15 से 30 दिन के अंदर, समटाइम 2 वीक्स और समटाइम 4 वीक्स के अंदर अंदर आपने अपने एविडेंसेस देने होते हैं। दूसरे लफ्जों में तकरीबन महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपने सब कुछ उनके हवाले करना होता है। इसमें आपके पास 1.5 साल, 2 साल या साल का टाइम नहीं होता। इसमें आपके पास मान के चलें कि 1.5-2 महीने का ही टाइम होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आज किसी बंदे ने प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट का उसने एप्लीकेशन पैकेज है उसके पास, उसने 15 दिन के अंदर अंदर उसको जमा करवाया है अपना नैरेटिव, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर उसने अपनी बाकी सारी चीज़ें जमा करवानी है और ये बहुत चैलेंजिंग होता है। ये चैलेंजिंग क्यों होता है? क्योंकि जब आप चीज़ें बहुत अर्जेंसी में मंगवाते हैं या उनको जमा करवाते हैं तो उनमें गैप्स होते हैं। आपकी स्टोरी अगर कोहेसिव नहीं है, उसमें झोल है और उसमें एविडेंसेस में फ्लॉज हैं, तो आपका केस बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अप्रूव नहीं होगा। मैंने फिर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चूंकि टाइमलाइंस शॉर्ट होती हैं, इसमें ये चैलेंज ही यही होता है इसमें कि आपकी जो स्टोरी होती है वो कोहेसिव होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, उसमें गैप्स नहीं होने चाहिए। अगर गैप्स होंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा नहीं, यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह और प्रा में बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि रिस्क किस चीज़ का चेक किया जाता है? रिस्क ये चेक किया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर आप वापस आपको भेजा जाता है तो आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। गलत से मुराद ये है कि आपको कोई टॉर्चर वगैरह तो नहीं हो जाएगा या आपके साथ कोई ऐसा काम तो नहीं होगा जिससे आपकी जान को खतरा हो। और इसमें आपके मुल्क के हालात, आपके अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस, आपके सारे जो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो आपने मेंशन करने होते हैं और आपने एविडेंसेस देने होते हैं कि आपको किस किस से खतरा है, क्यों खतरा है, किन वजूहात की, वो सारा कुछ आपने देना होता है। तो इसमें फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको एक इंतहाई प्रोफेशनल लॉयर की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस्ड लॉयर और प्रोफेशनल लॉयर की ज़रूरत होती है जो आपको इन मामलात में आपको गाइड कर सके। मैं एक थोड़ा सा ये बताना चलूँ कि जो प्रा की एप्लीकेशन होती है, इसके हवाले से मैं वाकया भी आपसे शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपके ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। आप बिल्कुल ही प्रा वालों ने ये सोचा होता है कि आपको 100% रिजेक्ट करना है। इसमें भी अप्रूवल होती है और अप्रूवल के काफ़ी सारे केसेस इन दिनों में भी हो रहे हैं, अप्रूव हो जाते हैं केसेस। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि चूंकि टाइमलाइन शॉर्ट होती है और इसमें CBSA ऑफिसर इसको एनालाइज कर रहा होता है, इसमें कम चांसेस होते हैं कि ओरल हेयरिंग हो। ज़्यादातर जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसाइड हो जाता है आपका केस, और अगर आपका केस पॉजिटिव हो जाए तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फाइल लगा सकते हैं। और अगर रिजेक्ट हो जाए आपका खुदा न खास्ता केस, तो फिर वो ऑप्शंस होती हैं आपको, और आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो रिमूवल ऑर्डर है वो इन्फोर्स हो जाता है। और अगर आप फर्दर किसी वेन्यू की तरफ, और अगर आपके पास वेन्यूज़ हैं, अगर आप उनकी तरफ नहीं जाते तो आपको कनाडा को छोड़ने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं रहते। तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये काम जो है या जो प्रा की एप्लीकेशन है, ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। ये आरपीडी से भी
ज़्यादा सीरियस मैटर है, लेकिन इसको आपने अपने अगर खुदा न खास्ता आपकी जान को ख़तरा है तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास ऑप्शन यही था कि आपने आके यहाँ पे सरेंडर कर दिया, या आपने अपने आप को हवाले कर दिया कैनेडियन हुकाम के कि जनाब मुझे पनाह दी जाए। तो आपके पास और ऑप्शंस क्या थे? अगर आपके पास ऑप्शन होते तो आप आते ही क्यों? और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप फाइट करें। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपने केस को जो टाइमली इसको चीज़ों को जमा करवाएं और सबमिट करवाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2021 की बात है, तो एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई इधर कैलगरी में ही। वो अमेरिका से आए हुए थे और उन दिनों प्रा का नया नया एक नाम था। उससे पहले प्रा के बारे में कोई जानता नहीं था, तो प्रा में उनका केस चला गया था। तो वो उन स्टार्ट के लोगों में थे जिनका केस प्रा में गया था। तो उनका भी केस प्रा में गया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो उनकी बात यहीं से स्टार्ट होती थी कि यार मुझे आज नहीं कल डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मुझे परसों डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे तो बस मेरा कुछ नहीं होगा। तो उनको लोग समझाते थे कि यार आप हिम्मत करें, हौसला करें, परेशान ना हो। अच्छा, प्रा के हवाले से वो जितने उस वक्त चुका, ये नई नई एक चीज़ थी, 2021 में इतना ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा पता भी नहीं था कि ये क्या है, क्या चीज़ है और इसका प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन जहाँ जाते थे उनको एक बात सुनने में मिलती थी, बस तेरी डिपोर्टेशन तय है और तुमने डिपोर्ट होना ही होना है। तो वो बहुत परेशान हो जाते थे। लाजमी बात है, बीवी बच्चों वाले थे और फैमिली के साथ थे और उनको था कि यार अगर बैक कंट्री में जाएंगे तो शायद मार दिए जाए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो किस्सा मुख्तसर ये है जी कि उनकी प्रा की हेयरिंग हुई और प्रॉपर उन्होंने अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी उन्होंने वो टाइमली सबमिट की। उनकी प्रा की हेयरिंग हुई उनकी, और उसमें वो उनको अप्रूवल मिली। और आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी बीवी, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है और कनाडा ने उनको प्रोटेक्शन भी दी हुई है और वो यहाँ पे अपना फ्यूचर जो है वो बना रहे हैं यहाँ पे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह भी मुझे पता चला कि उन्होंने काफ़ी सारे 1-2 घर भी शायद परचेज़ कर लिए हैं और अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रा का मतलब ये नहीं है कि आपके ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो गए हैं, ख़त्म नहीं हुए। और इन ऑप्शंस में भी अगर आपके पास सही केस है, आपने सही अपनी स्टोरी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रखी हुई है, यानी कि उसमें कोई झोल नहीं है, तो आज भी आपका जो प्रा का केस है वो निकल सकता है, अप्रूव हो सकता है। और शर्त यह है कि आपके एविडेंस भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका जो रिस्क फैक्टर है, वो जो सारा आपने जो अपना स्टोरी में जो कुछ भी आपने बताया हुआ है, वो अगर फिर बता रहा हूँ कोहेसिव है, कोहेरेंट है और उसमें गैप्स नहीं है, तो आज भी वो केसेस हो सकते हैं। शर्त यह है कि उनके लिए जो बंदा है आपके साथ, या आप अगर खुद कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को समझते हो और इसमें फिर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। बड़ी अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।